स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का, यानी सोशल साइंस चल रहा है। सोशल साइंस में भी हिस्ट्री चल रहा है यानी इतिहास चल रहा है। पहला नंबर चैप्टर मैंने पूरा आप लोगों को ख़त्म कर दिया पढ़ा करके। अब उसका बच गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्यों ना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, इसीलिए हमने और ये लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे, हम ये वादा करते हैं। तो देखिए, तो कहते हैं कि मेहनत तो करिए, लगातार करिए, ये मेहनत से नहीं भागिए। और साथ ही साथ आज यदि आप पढ़ रहे हैं ना, यदि 2-3 घंटा, तो मान लो 4 घंटा आज पढ़े तो कल भी पढ़िए 4 घंटा। ये नहीं कि मतलब आज पढ़े 4 घंटा, कल 1 घंटा, ना परसों 12 घंटा, ऐसे से नहीं होगा। लेकिन लगातार पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। 1 घंटा मतलब 2 घंटा ही सेल्फ स्टडी, लेकिन कंटिन्यू करिए आप, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। नहीं, सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस अभी से कीजिए ताकि आपका परीक्षा में मार्क अच्छे से आ सके। और साथ ही सभी चीज़ों को समझ के चलिए। हमारे चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और समय पे कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन कुछ समस्या हो रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पीपीटी या पीडीएफ नहीं बन पा रहे थे, जिसके कारण क्लास हम नहीं लिए पा रहे थे बीच में। लेकिन अब ये क्लास पुनः कंटिन्यू जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं और कंटिन्यू ये क्लास जो है चलते रहेंगे। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में यदि अभी तक आप सभी नहीं जुटे हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में जुटने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखिए, इस क्लास को देखिए, सेडाउन का युद्ध कब हुआ। थोड़ा सा देखिए, इसका जो है ना कुछ अच्छा कलर नहीं लिए थे, इसीलिए तो गड़बड़ा गया था ना। चलिए, पेन का आइकन ले लिया हम, बिल्कुल चलने लगा। अब यहाँ पे देखिए, सेडाउन का युद्ध कब हुआ था। सेडाउन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक मारिएगा। कब हुआ था सेडाउन का युद्ध, कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था, यानी 1800 हम बात करेंगे तो 70 ईस्वी में हुआ था सेडाउन का युद्ध। साथ ही साथ इस प्रिंटेड पीडीएफ जैसे अभी लिख रहे हम, ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा समय के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन पे वार कीजिए। कह रहा है जर्मनी की एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के कह रहा है एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का कौन क्या था? जर्मनी का एकीकरण का वास्तुकार जो था ये था मेजनी था। कौन था? मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिएगा, कर 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यहाँ देखिए, जर्मनी के चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहा जर्मनी की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए जो ये उत्तरदायित्व था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी का एकीकरण करवाया था, यानी मेजनी करवाया था ना, मेजनी करवाया था। ऑप्शन नंबर जर्मनी, थोड़ा सा जर्मनी नहीं, जर्मनी का एकीकरण तो बिस्मार्क कराया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। किसको टिक करिएगा? बी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, डी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। कहा यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो कौन सा रहा है? तो यूनान रहा है। यूरोप वासियों के लिए यूनान रहा है। ऑप्शन नंबर में हम बात करेंगे, बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब का यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। का यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। ये जो हुआ था, यानी तो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुआ था वो हुआ था तुर्की का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए आप देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी, यूनान फिर आ गया, ऑप्शन वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ देखिए, 1829 ईस्वी में एड्रियन नोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था। किस देश के साथ हुआ था? ये जो हुआ था यानी रूस के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए का बात करेंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। का यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन जो कहा जाता है यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। नेक्स्ट नंबर चलिए, कर हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? ये जो किया था यानी टीपू सुल्तान किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन किया था? टीपू सुल्तान किया था। कारण 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? कारण 19वीं शताब्दी में यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ये जो हुआ था यानी ये हुआ था यानी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। किसको टिक करिएगा? डी को टिक करिएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलिए, कर 19वीं शताब्दी में यूरोपवासियों में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम क्या? ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन लगता है कोई रिपीट हो गया है। यहाँ देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था ये हुआ था सीडाउन के युद्ध के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, कर जर्मेनियम क्या थी? जर्मन क्या थी मतलब जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। कर जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। प्रतीक था, ये जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। यहाँ पर देखिए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर जालवेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों का संस्था था। किसका था? व्यापारियों का संस्था था जालवेरिन। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। नेक्स्ट नंबर पर बढ़ते हैं। कर सेडाउन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडाउन के युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हो गया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क तो कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। कर हिंगेल कौन था? हिंगेल जो था क्या है? हिंगेल दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। करा सन 1872 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के विश्व युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो सेडाउन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। सेडाउन में हुआ था। कर किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी ना, तब जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कर सिल्फसिंग और होस्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण के लिए? ये जो है यानी इटली के एकीकरण के लिए था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करा था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो करवाया था बिस्मार्क ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। किसको? तो डी को टिक करिएगा। रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कौन किया था? रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था। कर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? देखो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। 1871 ईस्वी में हुआ था। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? करा था ये बना दिया था काउंट काबूर ने बना दिया था। कौन? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बनाया था? काउंट काबूर ने बना दिया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कर यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीवाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करिए। कर काबूर कौन था? काबूर था यानी कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था ना। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए ना। करा फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ये किया था मतलब इटली का बात कर रहा है। इटली मेजनी रखे ना। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। मेजनी हो जाएगा। कर कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में? 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करा गैरीवाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरीवाल्डी क्या थे? पेशे से नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। गैरीवाल्डी क्या थे? पेशे से नाविक थे। कर काउंट काबूर को विकल यूनियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर। कर इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है?
करा इटली के एकीकरण निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क का नहीं है, इटली में कहीं बिस्मार्क था, इटली का संबंध क्या है, तो जर्मनी में था इसका संबंध। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक हो जाएगा सही जवाब। कर विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, विलियम प्रथम जो था प्रसा का शासक था, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर जारवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, जारवे राइन की कौन है, नेपल्स ने किया था, जारवे राइन प्रसा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। का सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सीडोन का युद्ध हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करा बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित, हिंगेल से विचार से प्रभावित हो गया था बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन थी, कर जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में से निम्न में से विरुद्ध कौन थी, ये था ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। का मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में मेटरनिक कौन था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। किसने कहा था, तो फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये ऐसा गप कहा था, मेटरनिक ने कहा था, ऑप्शन नंबर ने सी को टिक करिएगा। कहा नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो 5 कोड थे, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, 5 थे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर रोमानीवाद क्या है, रोमानीवाद जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन है, क्या है, रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखिएगा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश की, इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, द्वीप के अंदर, महादेश नहीं महाद्वीप है, महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कह मरियान किस देश की राष्ट्र का प्रतीक है, मरियान जो है ना, मरियान किस देश का, तो मरियान हो जाएगा जर्मनी का, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कह राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, ये माना जाता है यानी पूर्ण जागरण से माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, पूर्ण जागरण से माना जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर यानी ए। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, फ्रांस में हुआ था यानी संवैधानिक शासन हुआ था ना, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कैसा, अच्छा फ्रांस की 30 के बाद हुआ था, ये संवैधानिक नहीं हुआ था, निरंकुश राजतंत्र हुआ था, निरंकुश राजतंत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा, बी गलत हो जाएगा, सी को टिक करिएगा। कह एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था 1707 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा अभी फिलहाल। कह यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी था, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कह इटली के एकीकरण का मसीहा, इटली के एकीकरण, इटली कौन था, मेजनी था, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मेजनी को, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरीज था, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कह फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन था, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कह फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, ये बुर्बो वंश की किया गया था, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, सी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। कह नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। यहाँ कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष जो था नेपोलियन बोनापार्ट था, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। तो सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में 59 ऑब्जेक्टिव था जो कि ख़त्म हो गया है। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते, अब दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द, आप लोग बने रहने का प्रयास करिएगा।